हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारा भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। उस समय देश में गरीबी थी, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय किसानों को अपनी ज़मीन साहूकारों, जमींदारों या महाजनों के पास गिरवी रखनी पड़ती थी। उस ज़मीन के एवज में ज़मीन से भी कम मूल्य कर्ज में दिया जाता था, जिससे किसान अपने घर का खर्च चलाते थे। कर्ज का ब्याज अधिक होता था, जिससे किसानों का ब्याज बढ़ते चला जाता था और वे कर्ज के बोझ में हमेशा दबे रहते थे। इससे किसान की स्थिति दयनीय होते चली गई। किसानों की दुर्दशा को कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने वे आंखें कविता के माध्यम से चित्रित किया है। मैं श्रीमती युमलता देवांगन अपने YouTube चैनल टीच इन हिंदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। पाठ शुरू करने से पहले वे आंखें कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी गांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था और इनकी रचनाएं बहुत सारी थी, जिनमें हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण, चिदंबरा आदि। और इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ था, जिसमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। ये छायावाद के आधार स्तंभ कवि में से एक कवि थे और इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सजग थी और ये अपनी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी की गजब की अभिव्यंजना अपनी भाषा में करते थे और इनकी भाषा हमेशा चित्रात्मक रूप लिए रहती थी और काव्य में प्रस्तुत शब्द हृदय में भावों को चित्रित कर ये सजीवता का वर्णन करते थे। अब चलते हैं पद्यांश की ओर। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार, अंधकार का मतलब होता है अंधेला। दूसरा शब्द है इसमें गुहा, गुहा का अर्थ होता है गुफा। सरीखी, सरीखी का मतलब होता है समान। दारुण, दारुण का अर्थ होता है कठोर या फिर निर्दय। दैन्य, दैन का मतलब होता है दीनता, दीन, गरीबी। नीरव, नीरव का अर्थ होता है शब्द रहित या शब्द विहीन। और रोदन का अर्थ होता है रोना, रुलाई। तो यहाँ पे प्रसंग में ऐसा लिखेंगे कि इस पद्य में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसानों की दीन दशा की वास्तविकता का वर्णन किया है। अब हम इसमें व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे कि अंधकार, अंधेरे से भरी गुफा के समान उन आँखों से डरता है मन। तो अंधेरे से भरी गुफा के समान वाली आँखों से किसका मन डरता है? कवि का मन डरता है। क्यों? भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, क्योंकि उन आँखों में दूर दूर तक कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि उन आँखों में क्या है? कठोर निर्दयता भरी गरीबी के दुख से शब्द विहीन रोने वाले आँख के आंसू है। इन्हीं आँखों के आंसू को देखने से कवि का मन डरता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार, सदृश्य वह खिसका। स्वाधीन, स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र। अभिमान का मतलब होता है गर्व और मंझधार का अर्थ होता है बीच में या मध्य में। संसार का अर्थ होता है दुनिया। कगार, कगार का मतलब होता है किनारा या फिर मध्य धार में। सदृश्य, सदृश्य का मतलब होता है समान और खिसका, खिसका का मतलब होता है सरकना। तो वह स्वाधीन किसान रहा कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब किसान भी स्वतंत्र है। तो जब देश को स्वतंत्रता मिली तो उनके हृदय में भी गर्व था कि हम भी स्वतंत्र हो चुके हैं। उनकी आंखों में यही झलकता था। यहाँ पे कवि यही बता रहे हैं। लेकिन
उनकी स्थिति आज भी बीच मझधार में अटके जैसी थी। जैसे है ना, छोड़ उसे मझधार आज, कि देश तो स्वतंत्र हो चुका था लेकिन किसानों की स्थिति आज भी बीच मझधार में अटके जैसी थी। कहने का मतलब उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। किस तरह से? संसार का घर सदृश भय खिसका, जैसे संसार रूपी नदी की सरकती हुई कगार पर खड़े होके जीवन से संघर्ष जो करता है, वैसी स्थिति थी। कहने का मतलब अगर हम नदी के किनारे खड़े रहते हैं तो हमें बाद में ये डर लगता है कि वो नदी का पानी कहीं हमें अपनी ओर बहा के ना ले जाए। तो इस तरह से हम बीच मझधार में अटके रहते हैं। तो वही स्थिति आज किसान की है कि किसान भी संसार रूपी नदी के सरकते कगार पर खड़ा है और वहाँ पे खड़े होकर अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति भारत के किसान की हो चुकी है। कहने का मतलब कवि यहाँ पे ये बताना चाहता है कि देश को आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश के जो किसान हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। बहुत उनकी जो दुर्दशा है वो अच्छी नहीं थी, वे दीन हो चुके थे और उनकी जो स्थिति थी वो अति संकटग्रस्त थी। यही बताना चाह रहे हैं कवि। अब चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। प्रसंग में इसमें लिखेंगे कि यहाँ पे कवि सुमित्रानंद पंत जी ने जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण और उनके अपने ही खेतों से उनको अलग कर दिए जाने की पीड़ा को चित्रित किया है। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। इसमें कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि किसान हमेशा जमींदारों, महाजनों, साहूकारों जैसे लोगों के शोषण का शिकार होते रहे हैं। उनको अपने ही खेतों से बेदखल होने के लिए विवश होना पड़ा। बेदखल का मतलब है अलग होना। आज भी किसानों की आंख में लहराते फसलों से हरे भरे खेत के दृश्य समाये हुए हैं, उसको दिखाई देते हैं, जिनसे कभी उनका जीवन भी हरा भरा व सुखमय था। तो यहाँ पे कवि ये बताना चाह रहे हैं कि किसान आज भी हमेशा किस चीज़ को याद करता है कि कभी उसके भी लहराते हुए हरे भरे फसल वाले खेत थे, जिससे उनका जीवन कभी हरा भरा व सुखमय था। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि किसान की आँखों में हमेशा दिखाई देता है, घूमा करता है क्या? वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय होना। कहने का मतलब उसका बेटा, जो कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो किसान का जो बेटा था वो कारकुनों की लाठी से, कारकुनों का मतलब होता है जमींदार के कारिंदे, उसका बेटा कारकुनों की लाठी से पीट पीट कर मारा गया। तो उस जवान बेटे के चेहरे को वो भूल नहीं पाया है। हमेशा अपने जवान बेटे का चेहरा, जो उसकी आँखों का तारा था, उसकी आँखों के सामने हमेशा ही घूमा करता है। यहाँ पे कवि ने मुहावरा का भी प्रयोग किया है, आँखों का तारा। आँखों का तारा का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। अब चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आँखों में चूपती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। तो इसमें पंत जी किसान की दुर्दशा का चित्रण कर रहे हैं इस कविता में। इसका अर्थ यहाँ पे कवि पंत जी कहते हैं कि देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन किसानों की जो स्थिति है, उनकी जो दुर्दशा है, वो वैसे की वैसी ही रही, उसमें कोई अंतर नहीं आया। किसान साहूकारों, महाजनों के कर्ज के बोझ तले हमेशा दबा रहा और तड़पता रहा। वह आज भी हमेशा उन लम्हों को याद करता है जिस समय महाजन ने किसान को दिए कर्ज पर ब्याज लगाकर एक भी पैसा कम न करते हुए उसके घर द्वार को बेचने के लिए किसान को विवश कर दिया था। और एक जोड़ी बैल, यहाँ पे एक जोड़ी बैल इसलिए कि बर्धों का मतलब होता है बैल, है ना, बर्धों की जोड़ी, कि एक जोड़ी बैल भी नीलामी की भेंट चढ़ गए थे। कुर्क का मतलब होता है नीलामी। तो यहाँ पे कवि ये बताना चाह रहे हैं कि
उस समय किसानों की स्थिति ऐसी थी कि किसानों को अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, लेकिन उनके पास तो सिर्फ ज़मीन होते थे। तो उस समय जो महाजन, जमींदारों और साहूकारों थे, वे किसानों को उस ज़मीन पर कर्ज देते थे और उसके एवज में ज़मीन का मूल्य तो ज़्यादा रहता था, लेकिन साहूकार क्या करते थे, वो किसानों को कम मूल्य देते थे और उस कर्ज पे ब्याज ज़्यादा लगाते थे। तो इस तरह से ब्याज पर ब्याज लगाते जाते हुए और एक भी पैसा कम नहीं करते थे। तो इस तरह से किसान कर्ज के बोझ में हमेशा दबा रहता था और जब वो कर्ज पूरा चुका नहीं पाता था तो साहूकार क्या करते थे, उन किसान के पास जो घर बार, उनके जानवर पशु रहते थे, उनको भी सब ले लेते थे। तो ये जो पल है वो किसानों की आंखों में आज भी घूमता रहता है, उसको दिखाई देता रहता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी उसके गाय का नाम है जो दुधारू गाय थी, है ना। तो यहाँ पे किसान ये बताना चाह रहा, मतलब कवि किसान के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि किसान के पास एक उजरी नाम की दुधारू गाय थी, जो अब किसी के पास दुहाने नहीं आती। वो सिर्फ किसके पास दुहाती थी, किसान का जो लड़का था, सिर्फ वही दूध दुहता था। लेकिन अब किसान का लड़का तो मर चुका है, उसकी हत्या किन लोगों ने की, जो जमींदार के कारिंदे थे, है ना, जिसे कारकुन कहा जाता है, उन लोगों ने लाठी से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। तो अब वो नहीं है, इसलिए किसान को उस उजरी गाय को भी बेचना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को याद करके किसान क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो पहले उसका जीवन में सुख था, अब धीरे धीरे वो उजड़ता हुआ जा रहा। तो ये सारे जो चित्र हैं उसके मानस पटल पर हमेशा नाचा करते हैं, उसकी आंखों के आगे हमेशा ये सारी चीज़ें नाचा करती है कि अब उसकी दुनिया पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। अब चलते हैं चौथे पद्यांश की ओर। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इस पद्य में कवि ने किसान की बहुत ही ज़्यादा दुख भरी दशा को वर्णन किया है। अब इसका अर्थ है, कवि पंत जी कहते हैं कि किसान के पुत्र की हत्या और उनके घर के जीविका का जो साधन था उसके छीन जाने के कारण उस चिंता से उसकी जो पत्नी थी, घरनी दिया ना, घरनी का मतलब होता है पत्नी, तो उसकी पत्नी बीमार हो गई और बिना दवा और इलाज के कारण, मतलब उनके पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसके दवा और इलाज में भी कमी हो गई, जिसके कारण वह स्वर्ग चली गई, मतलब उसकी मौत हो गई। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब उसकी एक दूध मुही बच्ची, मतलब जो बच्ची जो सिर्फ दूध ही पी रही है, उसकी माँ का तो देहांत हो गया, है ना। अब दूध मुही बच्ची जो सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर थी, वो बिना देख रेख और भूख के अभाव के कारण 2 दिन के बाद उसकी भी मौत हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब किसान के घर में सिर्फ किसान और उसकी बहू ही थे, क्योंकि उसके बेटे की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और उसकी चिंता में उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद उसकी जो दूध पीती हुई बच्ची थी, उसके माँ की मौत होने के कारण उसकी भी मौत हो गई। अब घर में सिर्फ और सिर्फ किसान और उसकी बहू ही बचे थे। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पहले उसकी बहू को लक्ष्मी कहकर सब पुकारते थे, लेकिन अब आस पड़ोस के लोग उसे क्या कहने लगे, पति घातिन। पति घातिन का मतलब होता है पति की हत्यारिन, तो पति की हत्यारिन कहकर ताना मारने लगी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, और एक दिन कोतवाल ने उसे थाने में बुलाया और उसे जलील किया। जलील ही नहीं, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, जिसके कारण किसान की बहू शर्म के कारण, लोक लाज के कारण कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पे कवि ने किसान की बहुत ही ज़्यादा दुख भरी दशा को बताया है कि उसकी पत्नी भी दवा इलाज के अभाव में चल बसी, उसकी दूध मुही बच्ची भी अपनी माँ के बिना उसकी मौत हो गई और उसकी जो बहू विधवा बहू थी
उसे भी वहाँ के कोतवाल ने शर्मसार कर दिया, जिसके कारण वो भी कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। यहाँ पे कवि ने 2 बार मुहावरों का प्रयोग किया है। आंखें आती भर मतलब आंखें भर आना, उसका मतलब होता है दुखी होना, और दूसरा कुएं में डूब मरना। कुएं में डूब मरना का मतलब होता है आत्महत्या कर लेना। तो ये सारी चीज़ें किसान की आँखों में हमेशा नज़र आती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब चलते हैं अंतिम पद्य की ओर। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर इस पद्य में कवि ने जवान बेटे से बिछड़ के किसान की सहन शक्ति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या। इस पद में कवि ने किसान की पत्नी और पुत्र से बिछड़ने के प्रति दोनों के बीच मोह के अंतर को व्यक्त किया है और कहा है कि किसान अपनी पत्नी के लिए विशेष शोकग्रस्त नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसको अपनी पत्नी के चले जाने का उतना दुख नहीं है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पैर की जूती के समान समझता था। जैसे कि पहले की सोच है कि अगर पत्नी मर गई तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन जवान बेटे की मौत से वह हिल सा गया था। उसकी याद आते ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगते तथा छाती फटने जैसी पीड़ा का उसे एहसास होता था। यहाँ पे कवि ने 2 मुहावरों का प्रयोग किया है, सांप लौटना और छाती फटना। सांप लौटना का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना। तो किसान यहाँ पे किस पे क्रोधित है? अपने बेटे को याद करते ही वह जमींदार के ऊपर क्रोधित होता है, क्योंकि किसान के सामने ही जमींदार के कारकुनों ने उसके बेटे की लाठी से मार मार के हत्या कर दी थी। इसलिए जब भी वह अपने बेटे को याद करता था तो वह जमींदार के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता था। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि उसकी छाती पर सांप लौट जाते थे, और दूसरा कहा है छाती फटने जैसी पीड़ा। तो जब वो अपने जवान बेटे को याद करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अत्यंत वह दुखी होता है। छाती फटना का मतलब होता है अत्यंत दुखी होना। तो यहाँ पे 2 मुहावरों का कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश से बन जाती। कभी कभी किसान अपने पिछले सुख के बारे में याद करके सपनों में डूब जाता है। कहने का मतलब है कि अब तो वह अपने घर में अकेले बच गया, इसलिए कभी कभी वह अपनी पिछले यादों को याद करता है, संजोता है और उस सपनों में डूब जाता है। तो पल भर के लिए जब अपने जीवन की पुरानी यादों को याद करता है तो पल भर के लिए उसकी आंखों में प्रसन्नता और खुशी की चमक दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसकी निंद्रा टूटती है, कहने का मतलब उसका ख्वाब टूटता है, तो अपने आप को फिर से वह वर्तमान समय के दुख घड़ी में पाता है और उस दुख में डूबकर शोकमग्न हो जाता है और एक टक यहाँ शून्य, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन। शून्य का मतलब होता है आकाश, और वह एक टक आकाश की ओर निहारने लगता है, जिससे उसकी आंखें आंसुओं से भर उठती है। तो उसके आंखों में आंसुओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई तीखे नोक वाली कील उसकी आंखों में घुस गई हो, और जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यहाँ पे इस पद्यांश में कवि ने पुत्र और पत्नी दोनों के प्रति मोह के अंतर को व्यक्त किया है, क्योंकि किसान का पुत्र भी मर चुका था और उसकी पत्नी भी। लेकिन यहाँ पे कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि पुत्र का जो मोह है उसको अलग तरीके से बताया है, और पत्नी के प्रेम को, तो पत्नी के प्रेम को इसलिए वहाँ बताया है कि पत्नी के जैसे देहांत हो जाता है तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बेटा एक बार चला जाए तो उसका दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसी भाव को यहाँ पे व्यक्त किया है, और साथ ही यहाँ पे 2 मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो ये आपके इस कविता की पूरी व्याख्या समाप्त हुई। और अगर आपको पूरी व्याख्या में कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूज हुआ होगा तो हर काव्य का हर स्क्रीन पे मैंने
व्याख्या को संक्षेप में लिख दिया है, तो आप उससे भी पढ़ के समझ सकते हैं और उसे नोट करके और अच्छे तरह से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। मैंने यहाँ पे इस पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न छांटे हैं और यहाँ पे मैं इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको मैं समझाऊंगी, इसलिए आप सभी ध्यान देंगे और साथ में नोट भी करते जाएंगे। पहला है, कवि किसकी आंखों में झांकने से डरता है? तो पहले पद में मैंने बताया है कि कवि किसान की आंखों में झांकने से डरता है। दूसरा क्वेश्चन, किसान का घर बार क्यों बिक गया? इसे आप पद ध्यान से समझ के लिखेंगे। कारकुन कौन थे? इन्होंने किसको मारा? कारकुन जमींदार के कारिंदे थे, उन्होंने किसान के बेटे को लाठी से पीट पीट कर मार डाला। किसान की दूध मुही बिटिया क्यों मर गई? तो किसान की दूध मुही बिटिया क्यों मर जाती है? मैंने भी इसे काव्य में बताया है कि किसान की पत्नी मर जाने के कारण उसकी बेटी दूध पर ही निर्भर थी और उसको दूध मतलब उसको उसकी भूख और रख रखाव के अभाव में 2 दिन के बाद उसकी दूध मुँह बिटिया का भी देहांत हो जाता है। कुएं में कौन डूब मरा और क्यों? कुएं में किसान की बहू डूब के मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उसी गांव के थानेदार ने शर्मसार कर दिया था और वो अपने लोक लज्जा के कारण कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है ना। किसान के लिए पत्नी किसके समान थी? तो अंत वाले पद में है, किसान के लिए पत्नी उसके पैर के जूती के समान थी। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, साहूकार, जो आज की कुव्यवस्था है ना, उन्हें जिम्मेदार बताया गया है। वे आंखें कविता किस बात से संबंधित है? तो वे आंखें कविता प्रकृतिवाद से संबंधित है। किसान की स्वाधीनता एवं स्वाभिमान किस बात पर निर्भर करता है? कहने का मतलब उसकी स्वतंत्रता और उसकी स्वाभिमानिता किस बात पर निर्भर करता है? तो किसान की स्वाधीनता एवं स्वाभिमान उसकी आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। उसका धन, उसका खेत, बैल, घर, उसके गोधन उसके स्वाधीनता के प्रतीक है ना। ये सारी चीज़ें किसान के घरों में होती है, तब वो अपने आप को स्वाधीन और स्वाभिमान बताता है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, किसान की आंखों में किसका अभिमान हुआ करता था? तो किसान की खुशहाल गृहस्थी थी, सुख समृद्धि से भरा पूरा परिवार था और भरपूर उपज देने वाली कृषि भूमि के रूप में सुनिश्चित जीविका का साधन था। सुविधा अपनी संपन्नता पर किसान की आंखों में सर्वदा संतुष्टि का अभिमान था, क्योंकि किसान तभी अपनी आंखों में मान करता है जब उसके पास पूरी खुशहाल गृहस्थी होती है, उसके पास खेत जिसमें भरपूर उपज देने वाली फसल हो, है ना, और उसके घर में जीविका का पूरा साधन हो तब। तो इस तरह से आपको ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो आपका व्याख्या और इसके साथ ये प्रश्न अभ्यास पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस पाठ को सरल और आसान शब्दों में समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको सरल और आसान शब्दों में ये पाठ पूरी तरह से याद हो जाएगा और आपको परीक्षा के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल टीच इन हिंदी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें व साथ में अपने क्लासमेट को भी शेयर करें। धन्यवाद।